वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा की जो रिवाइज्ड आंसर की है उसके कब तक आने के चांसेस हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप ये देखिए कि टोटल 18 क्वेश्चंस हैं जिन पर ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन पे जब ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है तो इसमें टाइम तो लगना ही है, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है, टाइम तो लगना ही है। तो जो एक संभावित टाइम हम लोग मानकर चल रहे हैं सभी लोग, वो या तो अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। इतने भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी जाता है। अभी लेटेस्ट का एग्ज़ाम अगर आप देखोगे UP SSC का ही, तो 11 क्वेश्चंस के तो आंसर तक बदले गए हैं। तो यस, टाइम तो लग सकता है, और टाइम जितना भी लें ये, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की जो वो एकदम से ठीक से आनी चाहिए, फिर किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए उसमें। और ये तो पता चल गया कि कब तक आने के चांसेस हैं, अगस्त के लास्ट वीक तक या फिर सितंबर फर्स्ट वीक तक डेफिनेटली आ जाने के चांसेस हैं, राइट। अब बहुत सारे चैनल्स पर चल रहा है कि क्या इसके री एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो गाइस देखिए, जैसे ही ये एग्ज़ाम फिनिश हुआ तो बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हुए। एक तो वीडियो वो वायरल हो रहा है जिसमें एक रूम में एंटर करती है STF की टीम और एक लड़के को पकड़ कर उठा लाती है वहाँ से। तो एक तो वो वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, और एक वो लड़की जो थी, रितु नाम था आई थिंक उसका, तो रितु की कॉपी और मतलब क्या था वो, एडमिट कार्ड, यस, एडमिट कार्ड के साथ वो एक पर्ची वायरल हो रही थी। और उस पर्ची को अभी कल परसों मुझे भी मिली थी वो पर्ची, तो मैंने भी मैच किया था। उसमें जो भी आंसर गिवन है ना, A का D है या B का C है, ऐसे करके तो सारे के सारे आंसर मैच कर रहे थे उस पर्ची से। तो लीक तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता इसमें कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन किस लेवल पे हुआ है ये अभी तक किसी को नहीं पता। और UP SSC के जो ऑफिसर्स हैं वो तो ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं है कि यहाँ पे कोई पेपर लीक हुआ है, क्योंकि उनका तो कहना ये है कि जो भी कोशिश की जा रही थी लीक करने की, या फिर जो भी कर रहे थे सॉल्वर वगैरह जो भी लोग थे, वो सब पकड़ लिए गए हैं, उनका कहना ये है। और बाकी अभी आगे आगे देखते हैं होता है क्या, लेकिन कोई पेपर लीक वीक नहीं हुआ है, उनका कहना ये है, वो इस चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स भी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन किस लेवल पे हुआ है उनको भी नहीं पता। लेकिन वो अब लोग अब चाह रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये लोग कम मार्क्स लेकर आएंगे, और जो कम पढ़ने वाले थे उन लोगों के अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, ये सबको पता ही है। बहुत सारे, मैंने एक और वीडियो बनाया था इस चीज़ के ऊपर कि जो कैंडिडेट्स हैं वो 75 से भी नीचे आ चुके हैं, उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको लेकर डूबा है। और मतलब वो 2 घंटे आपके नहीं थे, इस चीज़ को भी आप मान सकते हो कि आपकी किस्मत ही उस दिन ख़राब थी। अगर आप अच्छे तैयारी करी थी आपने और उसके बाद भी आप 75 से भी नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो 2 घंटे जो एग्ज़ाम था वो आपके नहीं थे। सिंपल सी बात है कि आपका लक ख़राब था, ठीक है। और फिर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग लगाते गए, बस ध्यान ही नहीं दिया। उनको लग रहा था कि यार हम तो कर ही लेंगे बस, और पता नहीं कब गलत हो गया, और घर पे आके पता चलता है कि कम से कम 20 क्वेश्चन उनके गलत हो चुके हैं। तो बस ये भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ। और उस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स को अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बताई है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिन्होंने बस आगे पूछा पीछे पूछा, बराबर में पूछा, और बस वो किसी तरह 80 क्रॉस कर चुके हैं। तो अब कहना यहाँ पे ये भी है कि 80 क्रॉस करने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 1000 प्लस ही होंगे, तो ऐसा नहीं है, 1000 प्लस ही होंगे, क्योंकि आगरा में जो सेंटर्स थे क्या सिर्फ 1000 लोगों के ही थे। जिन्होंने पूछ के कराया ना, वो उन लोगों के 80 प्लस आ चुके हैं, सबके आ चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे आपको, 1000 ही नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 80 प्लस ला चुके हैं। तो इसीलिए जो कट ऑफ है वो भी 80 के आसपास रहने के ही चांसेस हैं गाइज, है ना। मेरा जो मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने लिखा था 77 से ±2 ऐसे करके मैंने लिखा है, तो वही कट ऑफ रहने वाला है, देखिएगा आप। और अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि किन किन क्वेश्चंस पर सभी को मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस की हम बात करें तो देखिए, एक तो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जिनका आयु को आंसर चेंज करना होगा, जैसे कि
एक यमराज जिसका आंसर था, या मतलब जीवनपति जिसका आंसर था, ऐसे करके कुछ था। तो इतने दिन हो गए याद भी नहीं आता है कुछ भी। तो जीवनपति जिसका आंसर था उसका चेंज होना है, आंसर चेंज होना है। सबको नंबर नहीं मिलेगा। जिसने जीवनपति पे ही लगाया है, जीवनपति का यमराज होगा उस पे लगाया है, उसको ही मिलने वाला है। किसी ने महीपति पे लगा दिया हो या फिर किसी ने पति पे लगा दिया हो, उसको नहीं मिलने वाला है। जिसने यमराज पे आंसर लगाया होगा, आई मीन ऑप्शन जो उसका जीवनपति का समानार्थी था उस पे लगाया होगा, यमराज पे, तो ही आपको आंसर मिलने वाला है। अदरवाइज तो ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, अदरवाइज नहीं मिलेगा उस पर। सबको कॉमन मार्क्स नहीं, उस पर नहीं मिलेगा क्योंकि उसका आंसर चेंज होगा। कॉमन मार्क्स सिर्फ उसी क्वेश्चन में मिलेंगे, या तो आयोग का क्वेश्चन ही गलत हो या फिर उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आंसर हों। तो ऐसा क्वेश्चन एक तो मैथ में था, इसमें क्लोज्ड फिगर दिया हुआ है, उस पर सभी को नंबर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, सभी को नंबर मिलेगा उस पर, डोंट वरी। और विंध्याचल वाले की अगर बात करते हैं हम, विंध्याचल पर्वत और कर्म कारक वाले की हिंदी में, तो किसी बुक में देखोगे, ऑथेंटिक बुक की ही बात कर रही हूँ मैं, किसी बुक में देखोगे तो कर्म कारक ही उसमें बताया गया है, लेकिन किसी और बुक में देखोगे तो संप्रदान कारक बताया गया है। अब बात आती है ये कि आयोग किसको मानेगा। तो आयोग, जैसे आप एक चीज़ और देखते हो ना, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि पहले भी पूछा गया एग्जाम में और उसका संप्रदान ही था आंसर, या फिर पहले भी पूछा गया है तो जो आंसर था वो कर्म कारक था। दोनों तरह की बातें सामने आई हैं। तो ऐसा होता है कि जब उन एग्जाम्स की भी रिवाइज्ड आंसर की आती है ना, तो उसमें आंसर चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि अभी हमारे की आएगी, तो अभी तो उन्होंने संप्रदान कारक दिया है, लेकिन अगर क्या पता जब रिवाइज्ड आंसर किया है तो उसमें आंसर वो चेंज करें, या फिर इस क्वेश्चन को डिलीट करें, या फिर सभी को बोनस मार्क्स दें, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। लेकिन जीवनपति वाले का जो आंसर है वो तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका राइट आंसर होगा, वो सबको कॉमन मार्क्स वहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। और एक मार्क्स वहाँ पे मिलेगा जो एक आजीविका मिशन वाला पूछा गया था, तो उसमें ग्रामीण वाला जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था, जबकि जो क्वेश्चन था उसमें क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि आजीविका मिशन तो अर्बन का भी चल रहा है और रूरल का भी चल रहा है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं थी कि रूरल का पूछा है या अर्बन का पूछा है। ठीक है, तो वहाँ पे या तो बेस्ट आंसर अगर वो आयोग वाले मानेंगे तब तो उसी को मानेंगे, अदरवाइज वहाँ पे भी सभी को मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं थी। और इसी बेस पे कैंडिडेट्स ने इसमें जो है ऑब्जेक्शन फाइल किया है, रेफरेंस में यही दिया है। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन है, और जो कन्या विद्याधन वाला क्वेश्चन था उसमें आयोग ने 30,000 को राइट माना है, लेकिन 30,000 तो आपको भी पता है कि जो 12th पास करती हैं गर्ल्स उनको मिलता है। तो और उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था 10th वाली गर्ल्स के लिए लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आंसर या तो नन ऑफ दीज होगा, या फिर आयोग को इस क्वेश्चन को डिलीट ही करना होगा, या फिर सभी को बोनस मार्क्स आई मीन कॉमन मार्क्स इस पर देना होगा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। और एक और क्वेश्चन था, और अगर NH2 वाला जिसका आंसर आयोग ने सही माना है उसकी बात करें हम, तो NH2 का नाम अब NH19 हो चुका है, ये भी आपको सबको पता है। लेकिन अगर वो पुराने नाम पे ही चलेगा तब तो उसका राइट आंसर है, और अगर नया नाम मानेगा तो जिन्होंने नन ऑफ दीज पे लगाया होगा वो वहाँ पे सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और था दांडी मार्च वाला। दांडी मार्च में बहुत सारे कैंडिडेट्स बटे हुए हैं, कुछ ने दांडी लगा दिया, कुछ ने साबरमती लगा दिया। तो गाइज राइट आंसर तो मेरा तो खुद गलत हो चुका है, मैंने भी दांडी लगाया था, मैं हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन राइट आंसर वहाँ पे आई थिंक साबरमती ही होगा। जो साबरमती लगा के आए हैं उन्हीं का सही है ये। हमारा यहाँ पे 1 नंबर जा चुका है, और 1 नंबर क्या 1.25 नंबर जा चुका है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं वीडियोज़ में कि यहाँ पे कॉमन मार्क्स मिल सकता है सबको, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कॉमन मार्क्स मिलेगा, क्योंकि क्लियर कट इसका आंसर साबरमती ही है ना। तो आयोग क्यों मानने लगा आपकी बातें, और मानेगा तो और भी अच्छा है, हमारा भी 1 नंबर बढ़ जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अब हम एक क्वेश्चन जो था ना, हरि मोहन को पैसे देता है, यही कर्म कारक वाला, इसमें आप देखोगे तो एक वीडियो वायरल हो रहा है रोजगार विद अंकित चैनल का, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हरि मोहन को पैसे देता है में कर्म कारक है। तो आपको भी पता है कि बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स आई मीन या फिर एस्पिरेंट्स उनसे पढ़ते हैं,
उनके चैनल पे बहुत बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, आप सबको पता है। और उन्होंने बिना सोचे समझे कर्म कारक पे ही लगा दिया है वहाँ पे। तो अब देखने वाली बात हो गई कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। और री एग्ज़ाम की तो बात, री एग्ज़ाम के लिए अभी इनफ प्रूफ नहीं है गाइज, वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई उनको प्रूफ, ये वाले जो प्रूफ है ना, जो वीडियो वायरल हुआ है, ये बताएंगे कि ऐसा तो हर एग्ज़ाम में होता है, लेकिन वो पहले ही पकड़ लिए गए हैं, पहले ही पकड़ लिए गए हैं वो लोग। तो उसके बाद तो कोई धांधली है ही नहीं। उनका कहना तो यही है ना, वो मानने को तैयार नहीं है। आपने भी देखा होगा, वीडियोज़ बहुत सारे चले हुए हैं। वो लोग आयोग के जो ऑफिसर्स हैं वो मानने को तैयार नहीं है इस चीज़ को। और इसीलिए वो लोग थोड़ा जल्दी भी करेंगे, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको जल्द से जल्दी इस लेखपाल भर्ती को फिनिश करने की पड़ेगी, ताकि कोई और मामला ना उठे इसमें। तो इसीलिए जो रिवाइज्ड आंसर किया है या फिर उसके बाद रिजल्ट भी वो बहुत जल्दी देने की कोशिश करेंगे, और जल्दी दे दें तो ज़्यादा बेटर है, वरना हम लोग इसी चीज़ में फंसे रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो री एग्ज़ाम के चांसेस, आपको क्या लगता है? कैंडिडेट्स यहाँ भी बटे हुए हैं जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, उनको लग रहा होगा कि यार री एग्ज़ाम तो नहीं होना चाहिए, इतनी धांधली 10% मान लो कि 10% हुई है, 10% तो हर एग्ज़ाम में होती है, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो और इसकी क्या गारंटी है कि री एग्ज़ाम हो तो आगे फिर इसमें धांधली ना हो? किसी को रोक लोगे क्या आप? अच्छा, पूछने से तो किसी को नहीं रोक सकते ना हम लोग, हमारे आगे पीछे बराबर बराबर जो बैठे हैं उनसे पूछने से तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर री एग्ज़ाम होता है तो इस बेस पे होना चाहिए फिर कि सीसीटीवी में आ चुके हो आप लोग, और आप लोगों ने बहुत सामूहिक नकल करी है, और इस बेस पे तो आगे अगले लिए अगर एग्ज़ाम हुआ भी तो कोई भी पूछने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर सीसीटीवी लगा हुआ है तो पूछने की हिम्मत तो कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। वो सीसीटीवी अगर चल भी नहीं रहा होगा ना, ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं भी होगा, तो भी कोई इस चीज़ की हिम्मत नहीं कर पाएगा कि हाँ वो किसी से पूछ ले, नज़र उठा के देख भी ले कहीं, क्योंकि उसे लगेगा कि पहले इसी बेस पे एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, री एग्ज़ाम हो रहा है ये, तो फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा इस चीज़ की। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि री एग्ज़ाम के कितने चांसेस हैं। हाँ, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़कर ये पेपर पास किया है, अपनी मेहनत से 80+, 85+ मार्क्स लेकर आए हैं, और वो अगर एग्ज़ाम के बारे में सुनेंगे तो उनको तो थोड़ा दुख होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आगे जब री एग्ज़ाम हो तो उनको इतने ही मार्क्स आ जाएं। जैसे अभी लोगों के साथ हुआ है कि अच्छी कंडीशन में थे, बहुत अच्छी तैयारी करी थी, लेकिन वो 2 घंटे उनके नहीं थे, तो इस वजह से उनके मार्क्स 75 से भी नीचे आ चुके हैं। तो वही हाल क्या पता उनके साथ री एग्ज़ाम में हो जाए। तो ज़रूरी है कि हर बंदे का हर दिन ही अच्छा हो, अच्छा कर ले वो। मेरे खुद 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, वहाँ पे बुकलेट पे सही लगाया है, लेकिन गोले भरने में गलती हो गई है 3 क्वेश्चंस में, तो क्या कहा जा सकता है, दिन ही ख़राब था ना। और इतना भी ख़राब नहीं था, 80+ मार्क्स आ चुके हैं, तो इतना भी ख़राब नहीं कहेंगे हम उसको। लेकिन फिर भी जैसे अभी हम 80+ मार्क्स लेकर आए हैं, जो भी 80+ वाले हैं वो सोच रहे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट उनमें से सोच रहे हैं कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना, और जब पता चला कि मेरिट गई 90 पार, तब उनको लगेगा यार सही बात थी, अब हमको री एग्ज़ाम के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। बाद में उनको लगेगा, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि हम तो सेफ़ हैं, 85+ वालों को लग रहा है कि हम सेफ़ हैं। तो अभी देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा सबको लगता है, नॉर्मल थिंग्स हैं ये, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ तो। नॉर्मल थिंग्स हैं ये। आपके मार्क्स अच्छे आते तो क्या आप चाहते कि री एग्ज़ाम हो? कम मार्क्स आए हैं तभी तो आप लोग चाह रहे हैं कि हाँ री एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन अब आपकी ही कंडीशन ये है कि अभी आप चाह रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो, लेकिन अब आपको अभी लगने लगे कि मेरिट तो 75 पे ही जा रही है, तब आप कहोगे कि नहीं होना चाहिए री एग्ज़ाम। तो सब अपना फ़ायदा ही देखते हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो अभी जिसके कम है वो चाह रहा है कि हाँ री एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, धांधली हुई है, बड़े लेवल पे हुई है। लेकिन क्या धांधली सिर्फ आगरा में ही हुई है क्या? बाकी जो सिटीज़ थे, टोटल 12 सिटीज़ में एग्ज़ाम हुआ है, क्या वहाँ पे नहीं हुई है? वहाँ का तो कोई बंदा बोलता नहीं कि हमारे यहाँ भी ऐसे नकल हुई है। नकल से मतलब है कि पूछताछ हुई है, नकल नहीं हुई है। नकल से मतलब यही है कि हमारे जो आसपास लोग कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, आगे बैठे हुए हैं, पीछे से तो किसी ने कोई मतलब नहीं रखा। पीछे कौन देखता है? पीछे मुड़ के देखना तो बड़ा हानिकारक होता है। पीछे कोई नहीं देखता, बस बराबर वालों से पूछ लेते हैं या फिर आगे वाले से पूछ लेंगे। तो पीछे मुड़कर तो कोई नहीं देखता है, इतना तो है, इतना डर तो था सीसीटीवी का।
एनीवेज, क्या मुझे ये पूछना था, क्या सिर्फ आगरा में ही ऐसा हुआ है या फिर हर एक शहर के सेंटर पे ऐसा हुआ है, हर एक शहर के हर सेंटर पे ऐसा हुआ है? क्योंकि कुछ कैंडिडेट ने तो ये भी बोला है कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, हम तो बड़े दूर दूर बैठे थे, पूरे कमरे में 4 लाइनें थी, 24 बच्चे बैठे थे बस, और कमरा बहुत बड़ा था, कुल 24 बच्चे बैठे थे और बिल्कुल कोई पूछताछ किसी से नहीं, बड़ी शांति से एग्ज़ाम हुआ है। जबकि कहीं कहीं, और मैंने तो खुद, मेरे सेंटर पे तो ऐसा ही हुआ है, मैंने तो बता दिया था आपको ऑलरेडी कि बहुत पास पास सीटें पड़ी हुई थी, और पूछताछ मेरे में तो हुई है, लेकिन वो लास्ट के 5 मिनट में हुई है, जब लास्ट के 5 मिनट का घंटा बजता है ना, उसके बाद से स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं कि पहले से ही हो रहा हो, पहले से कुछ भी नहीं था, पहले से तो बड़ी शांति से 2 घंटे 1 घंटे 55 मिनट तक का पेपर हुआ है। जब लास्ट में 5 मिनट की बेल बजी है तब जाके पूछताछ शुरू हुई है। तो अब आप लोग ही बताइएगा कि क्या हमारे सेंटर पे ऐसा था कि हर एक सेंटर पे ऐसा हुआ है, सामूहिक रूप से सबने मिलजुल कर किया है? सबने तो नहीं, अपने और पास वालों ने, और या फिर हर एक जगह ऐसा हुआ है या फिर कहीं बस हमारे आगरा में हुआ था? तो ये चीज़ भी प्लीज़ बता के जाइएगा। ओके, सो बहुत लंबा हो गया वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।